आज हम पढ़ेंगे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड की जाती है। दैट इज आज हम इस लेक्चर में पॉसिबिलिटी की बात करेंगे। पॉसिबिलिटी से मतलब आज हम ऐसी सिचुएशंस की बात करेंगे जिन सिचुएशंस के बारे में कहना कि या ये हो सकता है या नहीं हो सकता, कोई एग्जैक्टली 100% के साथ ना कह पाए। जैसे कि लगता है आज शाम को बारिश होगी, मौसम को देखकर लगता है कि आज शाम को 90% बारिश होने के चांसेस है, लेकिन यहां पे क्या है, 10% अनसर्टेनिटी अभी भी है। क्यों है 10% अनसर्टेनिटी? 90% 90% चांसेस रेन होने के हैं, बारिश होने के हैं, लेकिन 10% चांसेस ना होने के। दैट्स कोई 100% कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता कि आज बारिश होगी या आज बारिश नहीं होगी। तो ऐसी सिचुएशंस के साथ जब भी हम डील करें कि क्या ये होगा, क्या ये नहीं होगा, दैट्स जिनमें हम 100% श्योर ना हो, तो इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी की जरूरत पड़ती है। दैट्स आज हम इन सिचुएशंस को, ऐसे इवेंट्स को क्वांटिफाई करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? क्वांटिफाई करने जा रहे हैं। आज मैं प्रोबेबिलिटी में आपको 3 अप्रोचेस के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन 3 अप्रोचेस का यूज करके आप किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बता सकते हो। आप किसी भी इवेंट के बारे में बता सकते हो कि इसके होने के कितने चांसेस है या इसके ना होने के कितने चांसेस है। चलो करते हैं स्टार्ट। तो पहला अप्रोच है हमारा क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच या इसे कहा जाता है ए प्रायोरी अप्रोच भी। ये मैं बताऊंगा बाद में क्यों कहा जाता है इसे। ये जो क्लासिकल अप्रोच है ना, दैट्स क्लासिक मूवी, सबसे पुराना है लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला अप्रोच है। तो ये जो है ना क्लासिकल अप्रोच, ये कहता है कि अगर आपका कोई इवेंट ई है, उस इवेंट ई के होने के कितने चांसेस है, एंड ये कहता है उस इवेंट ई के होने के चांसेस है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन में नंबर ऑफ टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट्स, या आप यूं कहोगे टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव। तो क्लासिकल अप्रोच कहता है अगर इवेंट ई है कोई, उस इवेंट ई के होने के कितने चांसेस है। पी ऑफ ई से मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब होता है ई के होने के कितने चांसेस होते हैं, नंबर ऑफ, चलो मैं ऐसे लिखता हूं, है से मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट ई अपॉन में क्या लिखना होता है, या तो आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या आप कहोगे नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स। चलो मैं लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये है क्लासिकल अप्रोच का अप्रोच। दैट इज क्लासिकल अप्रोच क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई इवेंट ई है, इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई। इवेंट ई में कितने एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, इवेंट ई में कौन कौन सा एलिमेंट बिलोंग करता है। फेवरेबल से यहां मतलब बिलोंग्स टू, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बता रखा है। फेवरेबल का मतलब होता है इस इवेंट ई में जो एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं। अपॉन में क्या लिखना होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। दैट्स जिस भी सैंपल स्पेस का इवेंट ई सबसेट होगा, तो अपॉन में लिखना होता है इस इवेंट ई के सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है। दैट्स आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई। सिंपल टर्मिनोलॉजी में आप ऐसे लिख सकते हो, अपॉन में लिख सकते हो इवेंट ई जिस सैंपल स्पेस का सबसेट इवेंट है उसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है। यह कहता है आपका क्लासिकल अप्रोच। चलो इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमने एक डाई को एक बार फेंका। ओके, डाई को जब एक बार फेंकेंगे तो उसका सैंपल स्पेस बनता है 1 2 3 4 5 6। ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है सैंपल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट कैसे फाइंड करते हैं। लेट अस से E स्टैंड्स फॉर even प्राइम नंबर appears। हमने इवेंट ई लिया, यहां पे सबसेट ऑफ एस लिया। ई किन आउटकम्स को रिप्रेजेंट करता है, इवन प्राइम नंबर के ऑकर होने का। हम बोलेंगे इवेंट ई ऑकर हुआ तब जब ऐसा कोई आउटकम हमारा अपियर होगा जो इवेंट ई में बिलोंग करता है। इवेंट ई में कौन सा आउटकम आपका बिलोंग करेगा, दैट इज इवेंट ई इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ सेट इवन प्राइम नंबर कौन सा है इनमें से, एक ही है ना, दैट्स 2। दैट्स 2 का आना कौन रिप्रेजेंट करता है उसे, इवेंट ई। अब आप कब कह सकते हो, जब आप एक डाई को फेंकोगे ना, तो आप कब कह सकते हो इवेंट ई ऑकर्स, या आप कब क्या क्या कह सकते हो
कि इवेंट ई के होने के कितने चांसेस है एंड और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। बात आ रही है ना समझ में? इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है? अभी हमने ऊपर लिखा क्लासिकल अप्रोच कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होती है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई से मतलब इवेंट ई में कितने एलिमेंट्स है, कितने हैं? एक ही है ना, 2। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन में लिखना होता है इस इवेंट ई का जो सैंपल स्पेस है उसमें कितने आउटकम्स है। इस इवेंट ई के सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है? 6। दैट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। एड्स में यहां से कंटिन्यू करता हूं। इट इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपकी बनेगी, ई में कितने एलिमेंट्स है? एक ही है, 1 अपॉन इसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है? 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई किसके इक्वल है? 1/6। देखो यहां पे मैं ये बता दूं क्लासिकल अप्रोच का दूसरा नाम ए प्रियोरी अप्रोच क्यों है। क्या हमने एग्जैक्टली हाथ में डाली और उसको ऊपर की ओर फेंका? क्या हमने फिर देखा कि 2 आया या क्या आया, 3 आया? तो यहां पे क्लासिकल अप्रोच में एक्सपेरिमेंट किए बगैर ही हम बता सकते हैं कि किस इवेंट के होने के कितने चांसेस होते हैं। समझ आ रही है बात? यहां पे हम एक्चुअली एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, एक्सपेरिमेंट किए बगैर ही हम लोग बता सकते हैं कि किसी इवेंट के होने या ना होने के कितने चांसेस है। दैट्स व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड ए प्रियोरी अप्रोच। बात आ रही है समझ में? ये हो गई इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी। चलो और एक इवेंट में लेता हूं। लेट अस से f इज द नंबर ग्रेटर देन 3। f जो इवेंट है ये इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के केस में किन नंबर्स, किन आउटकम्स को रिप्रेजेंट करता है? उन नंबर्स को जो 3 से बड़े हो। दैट इज f में कौन कौन सा आउटकम आएगा इस सैंपल स्पेस में? ऐसे कौन से नंबर है जो 3 से बड़े हैं? 4 5 6 4 5 6। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट f, इवेंट f के प्रोबेबिलिटी क्या है? आप लिखोगे एज पर क्लासिकल अप्रोच probability of f is equal to number of favorable outcomes to event f, that is उसका मतलब सिंपल टर्म्स में हुआ number of elements in f अपॉन में total number of outcomes और number of exhaust events, उससे मतलब that is इसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं। तो यहां पे आपको इस चीज का आंसर मिलेगा probability of f is equal to f में कितने एलिमेंट्स है बेटा? 3 अपॉन में इसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है? 6। 3/6 that is 1/2। आ रही ना बात समझ में? तो ये है क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच का क्या कहता है? किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है? उस इवेंट के कितने आउटकम्स फेवरेबल है अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो पढ़ा हमने क्लासिकल अप्रोच क्या होता है, लेकिन ये जो हमारा क्लासिकल अप्रोच है ना इसकी कुछ लिमिटेशंस है। क्या है? अगर इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती तो मोस्ट प्रोबेबली कोई और प्रोबेबिलिटी का अप्रोच होता ही नहीं। ये जो क्लासिकल अप्रोच है इसको आप सिर्फ वहां पे यूज कर सकते हो, ऐसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में यूज कर सकते हो जिस रैंडम एक्सपेरिमेंट्स को जो आउटकम्स होंगे ना वो इक्वली लाइकली होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? equally likely. First limitation of classical approach is that it can be used only to those experiments whose outcomes are equally likely. चलो पहली limitations, यहां मैं हेडिंग बनाऊंगा limitations, उसको हम यहां पे नोट डाउन करने जा रहे हैं। फर्स्ट इश्यू इज it is used only when outcomes are equally likely. अब हमें इस चीज को समझना है कि किन आउटकम्स को इक्वली लाइकली कहा जाता है। क्या लिखा हमने? क्लासिकल अप्रोच का हम सिर्फ उस जगह यूज करेंगे, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में यूज करेंगे जिस रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स इक्वली लाइकली हो। इक्वली लाइकली का मतलब होता है एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के एक आउटकम के होने के जितने चांसेस है उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाकी सारे आउटकम्स के आने या होने के चांसेस उतने ही हो। जैसे अगर हम सिक्का लेंगे, एक कॉइन लेंगे, जब हम इस कॉइन को फेंकते हैं तो या आएगा हेड आपका या आएगा टेल। इस कॉइन के फेंकने में 2 आउटकम्स है। अगर हर किसी आउटकम के होने के चांसेस सेम होना तब हम इन आउटकम्स को कहते हैं इक्वली लाइकली। लेकिन अगर आपकी कॉइन शोले मूवी की तरह हो जो अमिताभ बच्चन अपनी जेब में रखते थे, उसमें क्या होता था? उसने जो ऐसी कॉइन बनाई थी जिसके इस साइड भी हेड था, इस साइड भी हेड था, उसको कहते हैं बायाज्ड कॉइन। अनबायाज्ड कॉइन वो नहीं थी, उसमें कुछ छेड़खानी की थी। छेड़खानी क्या थी? उसने ऐसी कॉइन बनाई थी जिसके इस साइड भी हेड था, इस साइड भी हेड था। जब वो लेकिन टॉस करता तो एवरी टाइम क्या था? हेड ही आता ना। क्या कभी टेल आया वहां पे? नहीं आना है ना। तो वो बायाज्ड कॉइन है।
उस कॉइन, जब हम एक ऐसी कॉइन को टॉस करेंगे जिसमें यहां भी हेड हो यहां भी हेड हो, इसके आउटकम्स को हम इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं कहेंगे, बिकॉज यहां पे हेड आने के चांसेस 100% है और टेल आने के चांसेस 0% है। दैट इज जितने हेड आने के चांसेस है उतने टेल आने के चांसेस नहीं है। तो ऐसे आउटकम्स को हम इक्वली लाइकली नहीं कहते हैं। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स किनको कहते हैं? उन आउटकम्स को जिन आउटकम्स में हर किसी आउटकम के आने के चांसेस सेम हो। जैसे हम नॉर्मल डाइस को अगर थ्रो करेंगे, नॉर्मल डाइस को, तो उस नॉर्मल डाइस को थ्रो करने के बाद जितने चांसेस 1 के आने के हैं उतने ही 2, 3, 4, 5, 6 के आने के हैं। तो ऐसे आउटकम्स को हम क्या कहते हैं? इक्वली लाइकली। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इक्वली। तो क्या मैंने लिखा? क्लासिकल अप्रोच का हम सिर्फ वहां पे यूज कर सकते हैं जहां पे आउटकम्स आपको क्या हो? इक्वली लाइकली। सेकेंड इसका जो है लिमिटेशन, दैट इज क्लासिकल अप्रोच को ऐसी जगह या ऐसी एक्सपेरिमेंट में यूज नहीं किया जा सकता जिसके नंबर ऑफ आउटकम्स इनफाइनाइट हो। बात आ रही ना समझ में? आपके इस क्लासिकल अप्रोच को उस एक्सपेरिमेंट में यूज नहीं किया जा सकता है, उस एक्सपेरिमेंट में इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए यूज नहीं किया जा सकता है जिस एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स इनफाइनाइट हो। तो ये है आपका सेकेंड लिमिटेशन इसका। इट कैनॉट बी यूज्ड it cannot be used when number of outcomes is infinite। तो ऐसी एक्सपेरिमेंट्स में इसको यूज नहीं किया जा सकता जहां पे नंबर ऑफ आउटकम्स इनफाइनाइट हो। जहां पे नंबर ऑफ आउटकम्स फाइनाइट हो वहां पे आप क्लासिकल अप्रोच का यूज कर सकते हो। जहां पे आपके आउटकम्स इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे तो वहां पे आप इसका यूज कर सकते हो। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम सेकेंड अप्रोच की बात करेंगे प्रोबेबिलिटी में, और सेकेंड अप्रोच का नाम है स्टैटिस्टिकल अप्रोच। क्या है नाम उसका? स्टैटिस्टिकल अप्रोच। स्टैटिस्टिकल अप्रोच जो है ना वो बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स से बेस्ड मतलब ये बेस्ड ऑन डेटा है, उस डेटा पे बेस्ड है जो आपने कलेक्ट किया हो एक्सपेरिमेंट करने के बाद। दैट्स अब यहां क्या करते हो, यहां आप एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो। जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो फिर क्या आया आपका आउटकम वो आप रिकॉर्ड करते हो। ऐसे ही आप इस एक्सपेरिमेंट को दोहराते हो। यहां पे एक्सपेरिमेंट के दोहराने को ट्रायल कहते हैं। प्रोबेबिलिटी में ट्रायल किसे कहते हैं? किसी एक्सपेरिमेंट के दोहराने को, रिपीट करने को। तो फिर आप उसी एक्सपेरिमेंट पे वो बार बार रिपीट करते हो एंड एवरी टाइम आप अपना आउटकम रिकॉर्ड करते जा रहे हो। फिर आप लास्ट में कंक्लूजन करते हो कि किसी इवेंट के होने के चांसेस कितने हैं, वो इवेंट कितनी बार आकर हुआ, अपॉन में आपने उस एक्सपेरिमेंट को कितनी बार दोहराया, रिपीट किया। तो नेक्स्ट हमारा जो अप्रोच है दैट स्टैटिस्टिकल अप्रोच। सेकंड वन इज स्टैटिस्टिकल। यह स्टैटिस्टिकल अप्रोच कहता है अगर आपका कोई इवेंट ई है, इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी, इवेंट ई के होने के चांसेस कितने होते हैं? इवेंट ई नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट ई ऑकर्स, अपॉन में लिखना होता है नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड। या आप सिंपल टर्म्स में ये कह सकते हो नंबर ऑफ ट्रायल्स। ट्रायल से मतलब आपने एक्सपेरिमेंट को कितनी बार दोहराया है। देखो मैं इस बात को आपको समझाता हूं। सपोज अगर हम डाई को थ्रो करेंगे, किसको थ्रो करेंगे? तो हमारा जो यहां पे सपोज आउटकम है ई रिप्रेजेंट करता हो 6 के आने का। आपने क्या किया? आपने एक बार डाई को थ्रो किया, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी, से आपने डाई को 20 टाइम्स थ्रो किया। कितनी टाइम्स? 20 टाइम्स। लेकिन जब आपने डाई को 20 टाइम्स थ्रो किया, सपोज 16 बार आया। कितनी बार? 16 बार आया। तब आपके इस इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? फिर से एक बार समझो। सपोज आपने एक डाई को 20 टाइम्स थ्रो किया ऊपर की ओर, और आपने एवरी टाइम नोट किया, लिखा कि आपका आउटकम क्या क्या है। फिर आपने लास्ट में 20 टाइम्स इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद देखा कि मेरा जो 6 है ये 3 बार आया, बाकी 17 टाइम्स दूसरे नंबर्स आए। तो फिर ये कहता है स्टैटिस्टिकल अप्रोच, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है कि इवेंट ई कितनी बार ऑकर हुआ, दैट्स आउटकम 6 कितनी बार आया? 3 बार, और आपने टोटल कितनी बार एक्सपेरिमेंट को दोहराया, दैट्स 20। लेकिन जब आप यही एक्सपेरिमेंट अगली बार परफॉर्म करोगे, से आपने अगली बार क्या किया? इस डाई को 30 टाइम्स थ्रो किया। जब आप 30 टाइम्स इस डाई को थ्रो करोगे तो से इस टाइम आपका जो आउटकम 6 है वो 7 टाइम्स आ सकता है। तो उस टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई या प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 बनेगी 7/30। समझ आ रही ना बात?
तो ये जो हमारा स्टैटिस्टिकल अप्रोच है, इसके भी कुछ लिमिटेशंस है, इसके भी कुछ इश्यूज है। फर्स्ट इशू इसका भी है कि इसको उस एक्सपेरिमेंट में यूज नहीं किया जा सकता जिस एक्सपेरिमेंट के इनफाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स। क्यों? जब आप ऐसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। फर्स्ट इसका इश्यू या लिमिटेशन है। और दूसरा इश्यू जो इसका है, एक एक्सपेरिमेंट को हर बार एक जैसी कंडीशंस में परफॉर्म नहीं किया जा सकता। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हम लेंगे आपके पास या फेल होने के चांसेस। आपके पास या फेल होने के चांसेस। सपोज हमने क्या किया, हमने 50 स्टूडेंट्स को लिया उनको हमने 6 मंथ्स पढ़ाया, 6 मंथ्स के बाद उनका एग्जाम लिया, हो गया, तो देखा हमने कितने पास हुए कितने फेल हुए। ओके, तो हमने ये चीज रिकॉर्ड कर ली। लेकिन अगली बार भी हमने नेक्स्ट 50 स्टूडेंट्स को लिया, उनको भी पढ़ाया 6 मंथ्स, उनका भी एग्जाम लिया फेल हो। तो यहां पे देखो क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये है, जो पहले वाले 50 स्टूडेंट्स है वो दूसरे 50 स्टूडेंट्स के इक्वल नहीं होंगे मेंटली और दूसरे तरह भी, तो डिफरेंट। तो कहने का मतलब है कि एक जैसी परिस्थितियों में, एक जैसी कंडीशंस में एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट नहीं किया जा सकता। यह है इसकी दूसरी लिमिटेशन। चलो लिखते हैं लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिकल अप्रोच। लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक ट्रायल्स cannot be performed under homogeneous conditions, एक जैसी परिस्थितियों में। ये फर्स्ट लिमिटेशन। सेकंड लिमिटेशन क्या है, cannot be used, इसको स्टैटिस्टिकल अप्रोच को cannot be used when number of outcomes is infinite। जब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स इनफाइनाइट होंगे तब भी इसको नहीं यूज किया जा सकता। पास द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम तीसरे अप्रोच की बात करते हैं प्रोबेबिलिटी में, एंड थर्ड अप्रोच इज एक्सियोमेट्रिक अप्रोच, जो हमारा सिलेबस है क्लास 11th का। देखो एक्सियोमेट्रिक अप्रोच की हमने थोड़ी सी डेफिनेशन लिख के रखी। ये कहता है लेट S is the sample space associated to a random experiment, then a function P which associates every E belonging to P of S to a unique non-negative real number P of E is called the probability function if the following axioms are hold। देखो बेटा क्या, ये जो एक्सियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी है ना, ये फर्स्ट ऑफ ऑल सेट थ्योरी से रिलेवेंट है। किससे? इसमें सेट थ्योरी का अच्छा खासा यूज होने वाला है। इसका जो नाम है एक्सियोमेट्रिक अप्रोच। एक्सियोमेट्रिक अप्रोच में वर्ड यूज हुआ है एक्सियम। एक्सियम हम उन रूल्स को कहते हैं जो एविडेंटली प्रूफ होते हैं, जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, जो बिना प्रूफ किए ही ट्रू होते हैं। तो ये कहता है एक्सियोमेट्रिक अप्रोच में, अगर S कोई सैंपल स्पेस है किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड, तब हम एक फंक्शन का नाम क्या है यहाँ पे P, आपने पढ़ा होगा फंक्शन को हम यूजुअली F से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आ रहे हैं ना बात? और फंक्शन से रिलेटेड क्या चीजें होती है, दो चीजें जरूरी होती है, डोमेन एंड कोडोमेन। डोमेन से मतलब इनपुट, कोडोमेन से मतलब जहां से हमें आउटपुट मिलता है। यहां इसने फंक्शन को P से रिप्रेजेंट किया है बिकॉज यहां पे हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो P अल्फाबेट का यूज किया। तभी कहता है कि देन ए फंक्शन P क्या है, फंक्शन। जब ये फंक्शन है इसका डोमेन और कोडोमेन होगा। इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन का जो डोमेन है ना बेटा, दैट इज पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस। पावर सेट ऑफ है सैंपल स्पेस, ये इसका सबसेट है। जो ये एलिमेंट्स लेता है ना, कहां से एलिमेंट्स लेता है? सैंपल स्पेस के पावर सेट से। दैट इज जो सबसेट्स ऑफ S है वो इसके बनते हैं एज इनपुट एलिमेंट्स इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन। दैट इज इवेंट्स को एज एन इनपुट लेता है। तो आउटपुट क्या बनता है इसका? फंक्शन V which associates every E subset of S, that's every E belonging to power set of S to a unique non-negative real number P of E। ये क्या कहता है? ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन यहां पे ऐसी फंक्शन है जो हर किसी इवेंट, जो कहां बिलोंग करता है? सैंपल स्पेस में। दैट इज सैंपल स्पेस के हर किसी इवेंट को एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर से कनेक्ट करता है, लिंक करता है। ये ऐसी फंक्शन है। यहां पे इनपुट क्या है आपका? इवेंट। आप इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन में यहां से इवेंट देते हो, ये क्या करता है? ये इस इवेंट को एसोसिएट लिंक करता है एक ऐसे नंबर के साथ जो नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है। इसे ये कहता है इट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी फंक्शन। इस फंक्शन को हम तब कहेंगे इट इज द प्रोबेबिलिटी फंक्शन जब ये इन एक्सियम्स को फुलफिल करता हो, इन एक्सियम्स को होल्ड करता हो। पहला एक्सियम क्या है? इस सैंपल स्पेस में अगर आपका कोई भी इवेंट E है,
इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। दैट इज फर्स्ट कंडीशन है, सैंपल स्पेस का जो भी सबसेट होगा उस सबसेट या उस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए वो या तो 0 के इक्वल होनी चाहिए या 0 से ज्यादा होनी चाहिए। दैट इज इट इंप्लाइज किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। सबसे कम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? 0 या 0 से बढ़ के। तो इसको ये वाला एक्सियम कहलाता है एक्सियम ऑफ नॉन नेगेटिविटी। एक्सियम ऑफ नॉन नेगेटिविटी क्या बोलते हैं इस वाले एक्सियम को? एक्सियम ऑफ नॉन नेगेटिव। दैट इज हर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नॉन नेगेटिव रहेगी। हर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो होगी 0 या 0 से बढ़ के। दैट्स किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 1। अगर आप किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड जो सैंपल स्पेस होता है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होती है? 1। उसकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए 1। यहां देखो क्या, अगर सपोज मैंने अभी डाइस को थ्रो किया ना, तो मैं कहता हूं कितने चांसेस है डाइस के थ्रो करने पे इसका जो सैंपल स्पेस है उनमें से कोई एक आउटकम आना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक डाई को थ्रो करोगे, डाई के थ्रो करने में आएगा 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। इन 6 में से किसी एक के आने के कितने चांसेस है? 100% चांसेस है। यहां मैंने पहले ही बता रखा है, प्रोबेबिलिटी की जो स्केल है, मेजरिंग स्केल है, वो है 0 to 1। सबसे कम प्रोबेबिलिटी 0, सबसे मैक्सिमम 1। दैट्स 100% को यहां किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? 1 से। तो ये कहने का मतलब है सैंपल स्पेस ऑलवेज ऑकर होगा। दैट सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होगी। आपको इसे ऐसे भी लिख सकते हो, सैंपल स्पेस में जितने भी इसके एलिमेंट्स या आउटकम्स है या इसके जितने भी सिंपल इवेंट्स है, उन सिंपल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का अगर सम किया जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 3 प्लस सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा n, इट शुड बी इक्वल टू 1। इसका कहने का मतलब ये है सैंपल स्पेस के जितने आउटकम्स होंगे उन सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल आना चाहिए? वही 1 के इक्वल। वही कहलाता है प्रोबेबिलिटी। तो इस एक्सियम को कहते हैं हम लोग एक्सियम ऑफ सर्टेनिटी। एक्सियम ऑफ सर्टेनिटी, एक्सियम ऑफ सर्टेनिटी कहलाता है ये वाला। एंड द थर्ड कंडीशन एंड द इंपॉर्टेंट वन, ये कहता है इस सैंपल स्पेस से रिलेटेड अगर आपके n इवेंट्स हो, क्या है? इवेंट्स। ये इवेंट्स जरूरी नहीं है कि ये सिंपल इवेंट्स ही हो। E1, E2, E3 एंड सो ऑन En से दीज आर n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग मैंने बता रखा है, दो इवेंट्स, अगर आपके पास दो इवेंट्स EI एक इवेंट है, दूसरा इवेंट है EJ, अगर ये देखना हो ये दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं, इनके बीच में हम इंटरसेक्शन करते हैं। अगर इंटरसेक्शन एमपीटी सेट के इक्वल आया तब हम इन इवेंट्स को कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इस वाली कंडीशन को हम सेट थ्योरी में कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। दो इवेंट्स तब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं जब उनके बीच इंटरसेक्शन किया जाए, वो इंटरसेक्शन नल सेट के इक्वल आए। तो कहने का मतलब है अगर गिवन किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड n इवेंट्स हो, लेकिन वो n इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो, तब इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के यूनियन की प्रोबेबिलिटी उनके प्रोबेबिलिटीज के सम के इक्वल होती है। दैट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। देखो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज इफ E1, E2 belong are subsets of sample space S, then probability of their union, इनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी, दैट्स E1 यूनियन E2 होगी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ इनके सम की, प्रोबेबिलिटीज के सम के इक्वल E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। लेकिन कंडीशन ये है, प्रोवाइडेड ये जो E1 और E2 हो ये क्या हो? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब E1 और E2 के बीच में अगर इंटरसेक्शन किया जाए तो एमपीटी सेट आना चाहिए। ये है एक्सोमेट्रिक अप्रोच। ये एक्सोमेट्रिक अप्रोच बना है स्टैटिस्टिकल अप्रोच और क्लासिकल अप्रोच को मिला के। दैट्स उनकी जो लिमिटेशंस थी उनकी लिमिटेशंस को रिमूव करके बना हमारा एक्सोमेट्रिक अप्रोच। एक्सोमेट्रिक अप्रोच डिफाइन करता है प्रोबेबिलिटी को एज ए फंक्शन, एक ऐसी फंक्शन जो एज एन इनपुट लेती है इवेंट, एज एन आउटपुट देती है एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर जो क्लोज इंटरवल 0-1 में बिलोंग करता हो। हर बात समझ में? लेकिन ये एक ऐसी प्रोबेबिलिटी फंक्शन है जो इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हो। पास द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखो एक्सोमेट्रिक अप्रोच पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है ना एक्सोमेट्रिक अप्रोच से रिलेटेड, दैट इज अगर आपका कोई सैंपल स्पेस है, से लेट अस टेक सैंपल स्पेस ऑफ ए कॉइन टॉस्ड वंस, लिया ना, एक कॉइन को सपोज हमने एक बार टॉस किया। अब इसके जो इवेंट्स बनेंगे, चाहे सिंपल इवेंट्स लो आप, कंपाउंड इवेंट्स लो,
उन इवेंट्स को आप लोग क्या करोगे, उनको आप असाइन करोगे प्रोबेबिलिटी, दैट्स उनको आप क्वांटिफाई करोगे कि हेड आने के इतने चांसेस है, टेल आने के इतने चांसेस है। लेट हम करेंगे, सपोज कर रहे हैं हम लोग, हम नहीं बता रहे हैं कि इनकी प्रोबेबिलिटी है। लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल टू 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू 1/2। समझ आ रही ना बात? हमने रखा, हमने मान लिया कि इस सैंपल स्पेस में इवेंट H के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने की कितनी है 1/2। सपोज अब यहां पे एक्सोमेट्रिक अप्रोच का यूज करके हम देखेंगे क्या जो हमने यहां पे प्रोबेबिलिटीज असाइन की, इन दो इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने लिखी, क्या वो वैलिड है कि नहीं। तो वैलिड कैसी होंगी, अगर ये एक्सोमेट्रिक अप्रोच की हर कोई एक्सियम सेटिस्फाई करेगा। तो फर्स्ट एक्सियम ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्सोमेट्रिक अप्रोच इज कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच सिंपल इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। दैट इज किसी भी सिंपल इवेंट या किसी भी आउटकम की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 किसके इक्वल 1/2 के, दैट्स ग्रेटर और इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ T भी 1/2, दैट्स सिंस मैं लिखूंगा सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ H कमा प्रोबेबिलिटी ऑफ T बोथ और ग्रेटर और इक्वल टू 0। दैट इज जो एक्सोमेट्रिक अप्रोच का फर्स्ट एक्सियम है वो यहां पे फोल्ड हो रहा है। अब सेकंड एक्सियम की बात करें। सेकंड एक्सियम क्या कहता था, अगर इस सैंपल स्पेस के हर किसी सिंपल इवेंट की प्रोबेबिलिटीज का सम किया जाए, दैट इज इस सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी निकाली जाए, वो आनी चाहिए 1 के, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ H प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 एंड विच इज इक्वल टू 1। दैट्स हम यू कह सकते हैं, इसके बदले लिख सकते प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस। तो हम लिखेंगे देयरफॉर गिवन assigned probabilities are valid। वो क्या है, वैलिड प्रोबेबिलिटी। जो हमने यहां पे प्रोबेबिलिटीज असाइन की हुई है वो वैलिड प्रोबेबिलिटीज है। चलो और एक एग्जांपल करते हैं। देखो सैंपल स्पेस में यही मान रहा हूं S इज इक्वल टू H कामा T। एक कॉइन को हमने एक बार से उछाला, से मैं कहूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू 3/4। अलग डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज मैंने असाइन की। अब हमें देखना है ये जो मैंने प्रोबेबिलिटीज रखी हेड की और टेल की, क्या ये वैलिड प्रोबेबिलिटीज है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, ये दो एक्सियम्स फुलफिल होनी चाहिए। कौन से दो एक्सियम्स, एक्सोमेट्रिक अप्रोच के। फर्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी हेड भी ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी ग्रेटर और इक्वल टू 0, दोनों है ना। फर्स्ट एक्सियम इज सोल्व्ड। सेकंड वन, जब इनका सम किया जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ H प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या आएगा 1/4 प्लस 3/4, वो आएगा 1 के इक्वल। दैट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज आल्सो 1। तो हम लिखेंगे इट इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ H इज इक्वल टू 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू 3/4 और ऑल्सो वैलिड प्रोबेबिलिटीज। ये भी वैलिड प्रोबेबिलिटीज है। क्यों है वैलिड प्रोबेबिलिटीज, बिकॉज ये एक्सोमेट्रिक अप्रोच के फर्स्ट टू एक्सियम्स को होल्ड कर रहे हैं। जो थर्ड एक्सियम है ना वो कंडीशन पे बेस्ड है, जब वो गिवन क्या हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तब वो वैलिड होना चाहिए, उसका चेक करना जरूरी नहीं है। तो एंड लास्ट वन मोर एग्जांपल मैं लेता हूं यहां पे से, अगर मैं सैंपल स्पेस यही मान लूं H कामा T, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड लूं सपोज 3/8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल लूं सपोज 4/8, क्या ये वैलिड प्रोबेबिलिटीज मैंने असाइन की। देखो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट एक्सियम की बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ H इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, दैट्स इन दोनों में से कोई नेगेटिव नहीं है, फर्स्ट एक्सियम इज सोल्व्ड। सेकंड एक्सियम की बात करेंगे, अगर इन दो प्रोबेबिलिटीज का सम किया जाए, दैट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ H प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो क्या आएगा, वो आएगा 3/8 प्लस 4/8, वो आएगा आपका 7/8, दैट इज नॉट इक्वल टू 1। एक सैंपल स्पेस के हर सिंपल इवेंट के प्रोबेबिलिटीज का सम अगर किया जाए तो वो 1 आना चाहिए, दैट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सम। वो नहीं आया तो यहां पे हम कहेंगे इट इंप्लाइज दैट गिवन असाइन्ड प्रोबेबिलिटीज आर नॉट वैलिड। जो यहां पे हम लोगों ने प्रोबेबिलिटीज असाइन की वो वैलिड नहीं है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी कहीं पे कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला रहता है 24/7 आवर्स। तो अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस चीज़ का फ़ायदा उठाए इस लॉकडाउन में। पास द वीडियो टू नोट इट डाउन।